जय हिंद सभी को, जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब बार में जाके सर्च कर लेना प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट फर्स्ट साइंसपुर या बाई रवि ठकुरेला, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। या फिर आपको यहाँ आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना तो आप लेक्चर को देख सकते हो। या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रखा है अग्निपथ बैच कंसेप्ट क्लास, वहां आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहां आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, आप पहले उस लेक्चर को देखने के बाद यानी पार्ट 1 को देखने के बाद इस पार्ट सेकंड को देखना, जो भी बेसिक्स हैं, जो भी यूज हुआ है, वो सारी चीजें जो हमें लेक्चर सेकंड को पढ़ने के लिए चाहिए वो सारी की सारी मैं करा चुका हूं। अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, या आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिजिक्स के लिए। ठीक, चलो समझते हैं आगे। कॉपी पेन निकाल लो, आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर्स को। ठीक, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो आपको मैंने पहले लेक्चर में चीजों को समझाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ये सारी बातों पर हमने चर्चाएं करी थी कि कहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, सारे कंसेप्ट को क्लियर करा था। ठीक, इस लेक्चर के अंदर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और चीजों को ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूं। जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, राइट। अब यहां से एक बॉल जिसको मैंने यू वेग से थ्रो किया, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो इसने क्या किया, कैसा मोशन किया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो मैंने आपको सिखाया था कि जिस पॉइंट से आप थ्रो कर रहे हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य बिंदु, राइट। और जहां पर ये पहुंच रही उसे लैंडिंग पॉइंट कहते थे या टारगेट पॉइंट कहते थे। ठीक, अब देखो जरा, ये कितनी देर हवा में रही है, ये बॉल कितनी देर हवा में रही है, बात समझ में आ रही है। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, प्रक्षेप्य बिंदु से, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हिंदी वालों के लिए प्रक्षेप्य बिंदु, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये यहां तक पहुंचने में, लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया है, दैट मींस ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी वालों के लिए उड्डयन काल इसे कहा जाता है, उड्डयन काल। ठीक, उड्डयन काल, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे आपको यही बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितना टाइम उसे लगेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। ठीक, उड्डयन काल। ठीक है, चलो देखो, इस बॉल को, ये कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये इसका टॉप पॉइंट होगा, उच्च बिंदु होगा। ये इसका बच्चे टॉप पॉइंट है, दैट इज उच्च बिंदु। तो ये वाली जो हाइट होगी उस बिंदु से, दैट इज मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट होगी, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था तो वहां चीजें समझाई थी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, प्रक्षेप्य बिंदु से इस मैक्सिमम यानी टॉप पॉइंट तक पहुंचने में, यहां तक जो टाइम लगा है उस टाइम को बच्चे कहा जाता है प्यार से टीए, यानी टाइम ऑफ असेंट, चढ़ान काल। इसे क्या बोलते थे, टाइम ऑफ असेंट, टीए, दैट इज चढ़ान काल। और यहां टॉप पॉइंट से यहां तक आने में जो टाइम लगता है, इस टाइम को प्यार से कहते हैं टीडी, यानी टाइम ऑफ डिसेंट, यानी हिंदी वालों के लिए उतार काल, उतार काल। इतनी बात क्लियर है, उतार काल। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सिखाया था हम जितने भी कंडीशन पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चे, वो वैक्यूम के केसेस के लिए पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन किया था मैंने, और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्टेड मान के हम पढ़ रहे हैं, कोई वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाएगा, और ये वैक्यूम निर्वात के केसेस हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, ये वैक्यूम में पढ़ रहे हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं आपको ये बात समझ में आना चाहिए, बात मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा है और यहां से यहां तक जो टाइम लगा है, दैट इज टीडी, ये हमेशा बच्चे क्या होगा, बराबर होगा वैक्यूम में। आप सबको ये बात पता है,
वैक्यूम में। यानी यहां से यहां तक इसको जाने में टॉप पॉइंट तक अगर 10 सेकंड लगेगी तो ऊपर से नीचे आने में भी इसको बॉल को 10 सेकंड लगेगी। यानी ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा इन वैक्यूम, निर्वात में। हिंदी वालों के लिए निर्वात में, वैक्यूम मतलब निर्वात में। ठीक, अगर एयर रेजिस्टेंस का केस होता तो मैंने आपको मोशन स्ट्रेट लाइन में बताया था कि हमेशा ये वाला टाइम ज्यादा लगेगा, टीडी इज ग्रेटर देन टीए। खैर वो मैं बातें आपसे कर चुका हूं पहले। अब अगर आप देखें तो ये जो टी होगा यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो इतना टाइम और इतने टाइम के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टी ए प्लस टी डी? मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन चीजें ध्यान से देखते जाओ, आपको तो सिर्फ फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। ठीक है, जिनको समझना है चीजों को, जो कोरोना टाइम में पढ़े हुए हैं, जिनको लॉजिक्स नहीं पता वो देख भी सकते हैं यहाँ। तो अगर मुझे यहां से यहां तक का टाइम मिल जाए कैसे भी करके, तो ये उसके बराबर होगा। तो देखिए जरा, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो मैं कौन सी इक्वेशन अगर यूज करना चाहूं, v बराबर u प्लस ए टी, क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं? अब नीचे से ऊपर जाने नहीं, वाई डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, वाई डायरेक्शन वाली होगी। तो हम सबको पता है कि टॉप पॉइंट पर, उच्च बिंदु पर, यहां पर बच्चे जो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक, ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, ये तो जीरो होता है। ये बात हमें कितना पता है, ये क्या होता है, जीरो, राइट। और यू बाई बच्चे किसके बराबर होता है, यू साइन थीटा के बराबर होता है। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बच्चे वेलोसिटी घटेगी, मतलब एसलेशन कैसा रहता है, नेगेटिव। ए बाई किसके बराबर रहता है, माइनस जी के। तो क्या इसको माइनस जी टी लिख सकता हूं? तो जी टी बराबर क्या आ जाएगा, ये यू साइन थीटा, और टी बराबर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। यानी ये चढ़ाल काल है तो उतार काल भी कितना होगा, इतना। बोलो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, इतनी बात क्लियर। तो क्या मैं इसको यहां पर पुट कर सकता हूं, टी ए बराबर यू साइन थीटा बाई जी प्लस टी डी भी उतना ही होगा, यू साइन थीटा बाई जी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब जो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा है, यहां से यहां तक का, उसे क्या बोलते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज से फॉर्मूला याद रखना, उड़यन काल का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये है। बोलिए, कोई भी समस्या? आपको तो बस फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा, ना कि डेरिवेशन। जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये थीटा क्या है, बच्चे मैक्सिमम है, थीटा मैक्सिमम है। और थीटा साइन के केस में मैक्सिमम का होता है जब एंगल कितने का हो, 90 का हो। तो साइन, अगर आप इस थीटा को 90 का रखना चाहोगे, साइन के केस में 90 पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टू भी कैसा होगा, कांस्टेंट। और शुरुआत में जो वेलोसिटी दोगे, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो भैया टी किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर। तो भैया साइन थीटा अगर मैक्सिमम होगा मेरे शेर, तो टी भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। और मैक्सिमम कितने पे होगा, 90 पे। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो टी मैक्सिमम कितना निकल के आ जाएगा, 2u अपॉन जी। लेकिन ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको ये मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हुआ, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक, अब हम समझते हैं कि रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसे आप कहते हैं क्षैतिज परास। दूसरा समझते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल दो, रेंज बोल दो। हिंदी वालों के लिए क्षैतिज परास, इसको आर से दर्शाते हैं। हिंदी वालों के लिए इसे बच्चे क्षैतिज परास कहते हैं। अब ये होता क्या, जरा ध्यान से देखो। जिनको डेरिवेशन देखना है वो डेरिवेशन भी ये देख सकते हैं, और जिनको सिर्फ स्टेटमेंट से मतलब है वो आप स्टेटमेंट देखिए। ठीक, तो y और x। अब जरा देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहली बात हम समझते हैं रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है, तो बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट में तय की गई दूरी, यानी ये आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल को फेंका, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये तो आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़यन काल है। उड़यन काल में तय की गई दूरी, यानी ये वाली दूरी तो ही है तय की गई दूरी। इसी दूरी को बच्चे क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है, क्षैतिज दूरी कहा जाता है, क्षैतिज परास कहा जाता है। यही है रेंज। ठीक, यही हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब हमें यही बताना है कितना होगा। डायरेक्ट अगर मैं आपको लिखना चाहूं तो ये बच्चे रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपको इससे मतलब होना चाहिए। लेकिन ये आया कहां से, कई बार लड़के पूछते हैं।
तो जिनको नहीं देखना है वो वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, और जिनको देखना है तो वो यहाँ समझ सकते हैं। जैसे ये टॉप पॉइंट है, उच्च बिंदु है, तो ये बच्चे टॉप पॉइंट उच्च बिंदु, हमने पढ़ा था टॉप पॉइंट पर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 होगी, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यूएक्स वो कैसी होगी, कांस्टेंट, और किसके बराबर होगी, यू कॉस थीटा के बराबर होगी। ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत। एक काम करें, हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए और टाइम में रिलेशन कौन सा होगा, सेकंड, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस रेंज निकाल रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में ही तो निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, त्वरण भी एक्स डायरेक्शन में होगा। अब एक्स डायरेक्शन में जो दूरी है इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं रेंज मान रहा हूं, आर मान रहा हूं, कोई दिक्कत। इसको इसकी जगह मैं आर लिख दूं, बराबर यूएक्स हम जानते हैं किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा के बराबर। ये बच्चे क्या है, यूएक्स, ये किसके बराबर होता है, यू कॉस थीटा के बराबर। और ये क्या है, यू वाई, और ये किसके बराबर होता है, यू साइन थीटा की। सारी बातें हम कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू, ये टी कौन सा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टी है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, अभी निकाला है। अब हम सब जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी यूएक्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज यू कॉस थीटा के बराबर। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा एक्स डायरेक्शन में। तो ये 0 बन जाएगा, तो पूरा ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये तो कहानी खत्म। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, यू का यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर। और देखो 2 साइन ए कॉस ए, आपको दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बाई जी। यहां से इस तरीके से बच्चे रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है। बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बच्चे बताओ कि जो रेंज है मैक्सिमम किस कंडीशन पर होगी, तो मैंने आपको बताया जी भी कैसा होगा कांस्टेंट, तो यू स्क्वायर भी कैसा होगा कांस्टेंट। तो रेंज सीधा सीधा किस पर डिपेंड करेगी, थीटा पर। तो भैया अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो अब भैया साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, बताइए, जब इसमें थीटा को क्या रख दूं, 45। अगर मैं थीटा को 45 कर दूं तो क्या बन जाएगा, 45 दूनी 90, और साइन 90 के केस में वैल्यू कैसी बन जाती है, साइन 90 केस में मैक्सिमम। तो रेंज बच्चे कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। इस बात का मतलब क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि ये तो 90 बन जाएगा, 90 की वैल्यू 1 होगी साइन 90 की। तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी। ये सब आपको याद नहीं रखना, ठीक, वो मेन फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन लगाओगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हो तो ज्यादा दूरी से तय करेगा। अगर आप दो लोग, आपने जनरल एग्जांपल पे किया हुआ काम, आपके हाथ में पत्थर है और आप उसको फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो जिसका एंगल अगर 45 बनेगा तो वो दूसरे वाले से ज्यादा दूरी पर वो जाके आपका पत्थर या बॉल जाके गिरेगी। मतलब ये है इसका भाव कहने का कि जो दूरी है वो ज्यादा तय करेगा अगर एंगल 45 रहेगा तो। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब समझते हैं हम किसको, हाइट, मैक्सिमम हाइट की कंडीशन को समझते हैं ना। तो थर्ड केस लड़को देखो क्या है, थर्ड दैट इज मैक्सिमम हाइट, अत्यधिक ऊंचाई है ना। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, बस चीजों को ध्यान से देखते जाओ। जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो ये आपका बच्चे क्या है, टॉप पॉइंट है, दैट इज उच्च बिंदु। और यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज मैक्सिमम हाइट, ये है। बोलो कोई बुराई, ठीक। यही आपको निकालना है, ठीक। हमने भी समझा था कि टॉप पॉइंट पर ऊपर जाने वाला वेलोसिटी 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट, किसके बराबर, यू कॉस थीटा के बराबर होगा, अगर ये एंगल क्या है हमारा, थीटा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलो, अब हाइट का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये रहेगा फॉर्मूला। कई बार आप बोलेंगे कि फॉर्मूला याद कैसे करें, बच्चे जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे आप तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक। दूसरी बात, अगर याद करना है तो ध्यान रखना, अगर यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी 2 आएगा, और रेंज में देखो क्या है कि ऊपर स्क्वायर नहीं है तो नीचे भी 2 नहीं आएगा। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ये आया कहां से, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एच मैक्सिमम कब होगा, अगर आपका थीटा देखो, जी भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट, तो सीधा सीधा एच किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा पर। तो थीटा अगर आपका 90 है, थीटा 90 में क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, इस केस में मैक्सिमम बन जाएगा।
जब साइन इसका थीटा मैक्सिमम बन जाएगा तो एच भी क्या बन जाएगा आपकी मैक्सिमम। साइन 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, तो यू स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा 2 जी। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका थीटा 90 है तो ऐसे केस में हाइट आपकी क्या होगी मैक्सिमम। आप जरा देखिए किसी बॉल को आप सीधा 90 डिग्री का एंगल बना के ऊपर थ्रो करिए 90 डिग्री का एंगल बना के, राइट, तो ऐसे केस में आपकी बॉल क्या जाएगी ज्यादा ऊंची जाएगी। और आप ऐसे फेंकिए किसी एंगल पर 60 पर 45 पर 40 पर 30 पर, तो आपकी हाइट उतनी ऊंची नहीं जाएगी। तो आप सीधा अगर 45 डिग्री का एंगल बना के फेंकोगे 90 का केस, तो ऐसे में हाइट क्या होगी ज्यादा। ठीक, तो ये है। अगर आप चाहते हो डेरिवेशन जिनको देखना है तो मैं दिखा देता हूं यहां से। आपको पता है ये हमें हाइट निकालनी है तो टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो कोई दिक्कत। अब वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी हाइट मतलब वाई डायरेक्शन, तो ये वाई डायरेक्शन, ये भी वाई डायरेक्शन, और एक्सेलेरेशन भी किस में आ जाएगा वाई डायरेक्शन। तो वी भैया ये तो वी वाई क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यू वाई कितना होता है यू साइन थीटा, ठीक भाई, यू वाई कितना होता है यू साइन थीटा, और यू एक्स कितना होता है यू कॉस थीटा। अब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ए वाई किसके बराबर बन जाएगा माइनस जी, माइनस का 2g, और इसका क्या लिख देते हैं एस मतलब दूरी मतलब h। तो आप जरा देखो इधर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, h बराबर ये स्क्वायर बन जाएगा ना, हाँ ये ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा ना, 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा इधर प्लस बन जाएगा, तो h बराबर क्या बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपको दिख रहा है साफ साफ, ये इसका डेरिवेशन है। कोई प्रॉब्लम किसी को, चीजें एकदम क्लियर है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं आता होगा बेसिक से पढ़ रहे होंगे आप इस चैनल पर, तो आपको चीजें बच्चे क्लियर हो रही होंगी, राइट, ठीक है। सारी बातें यहां तक फिनिश, समझ में आ गई क्या क्या फॉर्मूले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए अब मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, बहुत खास बात है। यानी हमने तीनों बातों को पकड़ा कि अगर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चे वो क्या होगा 2u साइन थीटा बाई जी होगा, और बच्चे जो रेंज है उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा, और बच्चे हाइट का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। यही तो हमने सारी चीजों को पढ़ा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण, जैसे इफ अ बॉल थ्रोन बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। ठीक, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझते हैं, अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा हमेशा क्या होगा 90 माइनस थीटा। जैसे अगर एक एंगल आपका 30 है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल हमेशा क्या होगा 60। तो जो 30 और 60 हैं ये बच्चे कैसे एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। तो अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उस केस में आपको आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये आपको मुझे बताना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी भी बॉडी को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हो, एक थीटा पर एक 90 माइनस थीटा पर, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ये क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ, एक एक बात समझना। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे रेंज हमेशा हमारी बराबर होगी, ये कहाँ से निकल के आया एक एक बात। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो है बच्चे वो 10 थीटा के बराबर आएगा। और तीसरी बात बच्चे जो हाइट का जो रेशियो है वो 10 स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। और बच्चे जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो मल्टीप्लाई है वो 2r/g के बराबर आएगा। ये चार चीजें, पहली दूसरी और तीसरी और चौथी, ये आपको स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, आपके काम की चीज है। लेकिन मैं आपको ड्राइव करा देता हूं, बता देता हूं आए कहां से, अक्सर आपके दिमाग में ये चीज रहती है। ठीक, तो जिनको भाई चाहिए समझना है कहां से आए वो इस वीडियो को आगे तक देखें, अदरवाइज आप आगे स्किप करके आगे के लेक्चर की तरफ मूव कर जाएं इसी में। ठीक है, समझते हैं इसमें कि रेंज कहां से निकल के आया, राइट। रेंज कहां से निकल के आया, पहला कंडीशन है r1 बराबर r2, इसको हमें प्रूफ करना है। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमारा जो पहले थीटा थीटा है, थीटा वन कितना है थीटा, और दूसरा एंगल क्या मानोगे आप 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। तो रेंज का फॉर्मूला बच्चे क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
जब थीटा हमने थीटा माना तो रेंज R1 है। R2 यू स्क्वायर साइन 2, अब थीटा 2 क्या है 90 माइनस थीटा बाई जी, और हम समझे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बन जाए 90 दूनी 180 माइनस 2 थीटा, और हम सब समझते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, किस में आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और रेशियो इसमें बच्चे चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, तो यानी ये बन जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कोई दिक्कत? तो R2 आ गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप जरा देखिए क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है ये भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है? क्या आपको ये भी प्रतीत हो रहा है ये भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है? तो क्या ऐसे बोलने में आपको कोई दिक्कत है? तो हमेशा याद रखना अगर एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बॉल को, ध्यान से देखना, अगर एक बॉल को 30 डिग्री के कोण से फेंका जा रहा है और एक बॉल को 60 डिग्री के कोण से फेंका जा रहा है, तो उन दोनों की जो रेंज होगी बच्चे, क्या रेंज, वो हमेशा क्या होगी, वो बराबर होगी। उस दोनों की रेंज जो होगी बच्चे, बात समझ में आ रही है, उन दोनों की रेंज हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये बराबर दूरी तय करेंगे, ये है मेरा कहने का मतलब। R1 बराबर R2। क्या बात क्लियर हो गई? एकदम चीज क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एंगल, कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इफ अगर आपका पहला एंगल है 45 माइनस अल्फा और दूसरा एंगल है 45 प्लस अल्फा, तो ऐसे केस में भी बच्चे रेंज आपकी क्या होगी, हमेशा और हमेशा बराबर होगी। ये भी समझ लो, ये भी मैं ड्राइव कर देता हूं कहां से निकला। अगर ऐसा भी केस है, अगर 45 माइनस अल्फा है और एंगल 45 प्लस अल्फा है, तो ऐसे केस में भी आपकी रेंज क्या होगी, बराबर। तो अगर जरा देखें R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना पहले वाले केस में 45 माइनस अल्फा बट्टे वॉट जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लाई करना है अंदर, 45 दूनी 90 माइनस 2 अल्फा बाई वॉट जी। ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और साइन 90 माइनस थीटा एंगल चेंज होगा तो कॉस 2 अल्फा बाई जी आ गया, यानी ये कंडीशन आ गई। अगर R2 में देखें आप तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इस बार थीटा क्या है 45 प्लस अल्फा, तो 45 प्लस अल्फा अपॉन जी, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। तो आपको दिख रहा है साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो बच्चे रेशियो चेंज होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी। क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम? तो क्या ऐसा बोलने में कोई बुराई है? तो चीज हमेशा याद रखना कि अगर एंगल 45 थीटा 45 माइनस अल्फा या 45 प्लस अल्फा या 45 माइनस थीटा पे या 45 प्लस थीटा है, तो ऐसे केस में भी रेंज बराबर होगी, और थीटा 90 माइनस थीटा है, तो ये की भी क्या है, कंडीशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम समझते हैं ये वाली कंडीशन जिसमें मैंने आपको बता रहा था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा के बराबर। ये कहां से निकला? ध्यान से एक पॉइंट को देखते जाओ, आपके पास ही स्टेटमेंट होगा ना, तो आप बहुत आसानी से बहुत सारी न्यूमेरिकल को क्लियर कर सकते हो। आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये बात। इसलिए बहुत जरूरी क्या है कि इन स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। बस मैं ड्राइव आपकी आत्मा की शांति के लिए करा रहा हूं, ताकि आपको अंदर से ऐसा फील आए कि आपको चीजें आती हैं, ठीक, रटना नहीं पड़े। तो अगर जरा देखें टी बराबर क्या बन जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। थीटा कब की पढ़ रहे हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो T1, तो T2 क्या बन जाएगा, 2u साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर देंगे अपॉन जी, और हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा बच्चे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई जी। कोई दिक्कत, 2u कॉस थीटा बाई जी। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप अगर दोनों को डिवाइड करोगे T1 बट्टे T2, ऊपर बचेगा 2u साइन थीटा बाई जी अपॉन 2u कॉस थीटा बाई जी, तो जी से जी खत्म, 2u से 2u खत्म, तो tan ऑफ थीटा आ गया। मतलब T1 बटे T2 बराबर tan थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, कैसा कह पा रहा हूं? ठीक। अगला नेक्स्ट मैंने आपसे बताया था कि जो हाइट है उन दोनों का जो रेशियो बच्चे वो किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको भी समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था एच क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, स्क्वायर है तो नीचे भी 2 आएगा,
जब थीटा 1 थीटा है, और जब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दूं 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अब आपको समझ में आ गया साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, तो स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर आप लगा दो, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन, ये बन जाएगा फर्स्ट। अगर आप इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर यू स्क्वायर अपॉन 2g और नीचे भी यू स्क्वायर अपॉन 2g से 2g खत्म, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो बचा क्या बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं ऐसा कह दूंगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बताइए सर, ठीक है, चीजें एकदम क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज व्हाट, थर्ड कंडीशन देखिए। मैंने बताया था कि अगर दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 2r अपॉन जी के बराबर आएगा, यही तो बोला था। इसको भी समझ लेते हैं, जब सारे समझ लिए तो चलो अब तो क्लियर है। T1 लिखूंगा तो मैं 2u साइन थीटा बाई जी लिख देता हूं। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, तो T2 बराबर 2u कॉस थीटा बाई जी। कोई दिक्कत, ये दोनों इक्वेशंस हैं, और ये पहली और ये दूसरी, इन दोनों का आपस में बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। बोलो कोई दिक्कत, ठीक। तो हम सब जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कॉस ए। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या मैं यहां पर साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, बोलो कोई दिक्कत, ठीक। क्या आपको एक यू ए दिख रहा है, एक यू ए दिख रहा है, तो क्या मैं यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यू स्क्वायर। क्या आपको ये 2 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 2 ले लिया, अपॉन एक जी ये रहा, एक जी ये रहा। आप जरा देखिए ये किसका फॉर्मूला है, आपको रेंज का फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो क्या मैं 2r अपॉन जी लिख सकता हूँ, तो बताइए क्या T1 इंटू T2 बराबर 2r अपॉन जी आ गया कि नहीं आ गया, क्या पॉइंट क्लियर है सर। तो आपको ये चीजें भी समझा दी कि ये कैसे और कहां से होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज थी, आप लोगों को बच्चे समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत मजेदार है, और ध्यान से एक बात को सुनना, बहुत ही आसानी से इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आप इजीली शॉर्टकट बना लोगे, लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। और ध्यान से स्टेटमेंट को देखना, ये बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है। इफ r बराबर एन एच, और n बच्चे क्या है, एक नंबर है 1 2 3 4 5, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रेंज है ना, और h यहाँ पे हाइट है, रेंज हाइट का 10 गुना है, 5 गुना है, 8 गुना है, 1 गुना है, 50 गुना है, 100 गुना है, या 4 गुना है। बात समझ गए, तो n क्या है, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण आपसे निकलवाएगा थीटा। अगर कंसेप्ट एकदम फील आए और लगे कि आनंद की अनुभूति हुई है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करके बताना। जैसे जैसे क्या मैं r का फॉर्मूला लिख सकता हूं, यू स्क्वायर r फॉर रेंज साइन 2 थीटा बाई जी, n का मल्टीप्लाई, और हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, क्या मैं 2g लिख सकता हूं। क्या इस फॉर्मूले के अंदर मैं g से g को खत्म कर सकता हूं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को खत्म कर सकता हूं। क्या मैं साइन 2 थीटा को, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर सकता हूं, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, अपॉन 2 नीचे बचा। तो क्या मैं एक साइन से साइन को खत्म कर सकता हूं, 2 दूनी 4 लिख सकता हूं, और कॉस को साइन के नीचे ले जाऊं, तो 4। एक काम करते हैं ना, एक एक स्टेप कर लेते हैं। क्या मैं कॉस को नीचे ले जा सकता हूं, साइन बट्टे क्या क्या बन जाएगा, सॉरी एन का मल्टीप्लाई चल रहा है ना साथ में, एन का मल्टीप्लाई चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 बराबर एन टेन थीटा। क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बताइए, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो क्या मैं टेन थीटा बराबर 4 अपॉन एन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 अपॉन लिख सकता हूं एन, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही आपके लिए काम की चीज है, जहां आप लंबे क्वेश्चंस करते थे आप इजीली कर पाओगे। ये आपको थीटा कभी भी निकालना हो, रेंज हाइट का 2 गुना 10 गुना 5 गुना दे रखा हो, और थीटा निकलवा रहा हो, तो जहां जो एन दे रखा है बस आपको यहां एन पुट करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व, बस क्वेश्चन सॉल्व। एन की वैल्यू को यहां पर पुट करना है और थीटा आपको निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन समझते हैं इस पर क्या है, जो आपको बहुत बार आपने लगाया होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि रेंज बराबर, इफ क्वेश्चन है कि रेंज हाइट का 4 गुना, ये क्वेश्चन बहुत किया हुआ आपने, एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है, इफ
आर इज बराबर 4h, रेंज जो है परास वो हाइट का 4 गुना है, देन थीटा बताइए क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना आर का कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फिर हाइट का फॉर्मूला लिखना, मतलब आप बार बार ये स्टेप को फॉलो नहीं करना, सीधा जो मैंने निकाल दिया ना मेरे शेर कंसेप्ट, तो सीधा सीधा लिखो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/n। यहाँ तो मैं पेन चला रहा हूँ, वरना आपको पेन भी नहीं चलाना है इसमें, तो आसान सा कंसेप्ट। एन कितना है 4, तो क्या 4 पुट कर सकता हूँ, टेन इनवर्स 4/4, 4 से 4 खत्म तो 1, ये आ गया टेन इनवर्स 1, और एक किसकी वैल्यू है 45 की, तो थीटा मेरे शेर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्या बात क्लियर है, समझ में आया हो, फील आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड एग्जांपल इसी पर बोल रहा है कि यदि रेंज आपकी हाइट का 4√3 टाइम्स है, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार किताबों में देखा होगा, पूछ रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, थीटा क्या होगा, प्रक्षेप कोण निकालना है। कुछ नहीं करना, अब सीधा थीटा की जगह पे 4√n की जगह 4√3 पुट कर दो, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/n, और ये क्या बच्चे हमारा n है, तो n की जगह क्या पुट कर दो 4√3, 4/4√3, 4 से 4 खत्म, तो टेन इनवर्स 1/√3, बोलो कोई दिक्कत, और टेन इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होगी, टेन 30 की वैल्यू होगी, तो थीटा मेरे शेर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इजिली कर पा रहे हो आप। एक और एग्जांपल देखिए आप, अगला नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन क्या है इस बार, ये भी आपने बहुत बार करा होगा कि रेंज हाइट के बराबर है, इफ आर बराबर एच देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप कोण थीटा आपसे निकल पा रहा है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एन की वैल्यू कितनी है 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4/n, एन की जगह 1, तो क्या आ गया टेन इनवर्स 4, और टेन इनवर्स 4 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाए 76 डिग्री। आपने बहुत बार क्वेश्चन लगाया होगा 76 डिग्री, बताइए क्लियर। तो भैया टेन इनवर्स 4 की वैल्यू आप याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, टेन इनवर्स 4 की वैल्यू बच्चे 76 डिग्री होती है, आपको याद रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, यहीं से एक एग्जांपल उठा लेता हूं। इफ मैं सीधा लिख देता हूं, यदि किसी बॉल को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, यानी थीटा कितना है 45, देन पहला ऑप्शन बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि आर बराबर हाइट के होगा, बी बोल रहा है कि आर बराबर दुगना होगा हाइट के, सी बोल रहा है कि आर बराबर 3h के होगा, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि आर बराबर हाइट का 4 गुना होगा। समझ में आ रहा है सवाल क्या है, ये सवाल है कि अगर थीटा 45 हो, किसी बॉल को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, तो बताइए उसकी जो रेंज होगी वो हाइट का कितना गुना निकल के आएगी। आपको पता है थीटा 45 है, पता है आपको थीटा 45 है, इस केस में रेंज और हाइट का रिलेशन आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं थीटा 45 कब आएगा, जब यहां एन की जगह पर क्या पुट करेंगे आप 4, 4 और 4 1, यानी ये एन कितना निकल के आएगा 4, मतलब आप समझ गए कि एन कितना होगा 4। आपको सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, इजिली बस टिक करना है। क्या बात समझ में आ गई, तो आंसर बन जाएगा बच्चे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मैंने कई बार देखा है लड़के इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो जहां पॉसिबिलिटीज हो सकती है शॉर्ट मेथड, ट्रिक कुछ नहीं होता फिजिक्स के अंदर मेरे भाई, लॉजिक्स है, ये लॉजिक से ही तो बना है, ये सब लॉजिक से निकल के आया, जो आप करते हैं क्वेश्चन के अंदर वहीं से तो बना है। तो जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना जरूर किया जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, एमसीक्यू पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको फील आए होंगे, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं और एक कंसेप्ट और देखिए, जैसे ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक। मानिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रक्षेप गति, ठीक, और ये बच्चे एंगल क्या है थीटा, आपका ये वेलोसिटी क्या है यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टॉप पॉइंट है, उच्च बिंदु, क्या है ये टॉप पॉइंट, उच्च बिंदु है ये वाला एक उच्च बिंदु है, यहां से आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां एक लाइन डाल दी, ये रही, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, इस बिंदु से, प्रक्षेप बिंदु से, इससे एक प्रक्षेप बिंदु से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये भैया टॉप पॉइंट से ये जो हाइट होगी ये बच्चे क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी, कोई बुराई वाली बात। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो अब एंगल होगा, ये जो लाइन डाली ये एंगल है अल्फा, क्या है अल्फा,
ये एंगल क्या है? अल्फा। समझ रहे हो मेरी बात? ये पूरा एंगल तो क्या है? थीटा है। ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल, ये लाइन जो डाली है मैंने टॉप पॉइंट तक, तो ये वाला एंगल हुआ अल्फा। तो आप ये अल्फा निकालिए। तो अल्फा निकालने का तरीका क्या है? टेन अल्फा बराबर इस टेन थीटा का आधा कर दो, ये निकल के आ जाएगा। तो टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा, ये तरीका है इसको निकालने का। इस पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो टेन अल्फा बराबर हाफ टेन ऑफ थीटा। इस तरीके से आप इस अल्फा को, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना। बताइए, कोई बुराई वाली बात? ठीक, कंसेप्ट एकदम क्लियर है यहाँ। अभी एक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट थर्ड और आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, प्रक्षेप्य का समीकरण कैसे निकालेंगे आप, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होगा। अभी रेंज और हाइट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो फेमस क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लड़कों को बहुत कंफ्यूजन होता है उनमें। ठीक, और ये सारी बातें बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे करने वाला हूँ। ठीक, और जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करना, जितना हो सके। ठीक, और बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपके पास है। बस आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, यही चीज़ है। क्योंकि सिलेक्शन आप बार बार बोलते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं वाईटी पे, आप कहीं से किसी से भी पढ़िए जिसका आपको समझ में आ रहा है। बस आप पढ़िए और मेहनत करिए। दो चीज़ आपके पे दिमाग में होनी चाहिए। जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें आपको मेरी अच्छी लगेंगी, मुझसे पिक करिए। कहीं किसी से आपको अच्छी लगेंगी, वहाँ से पिक करिए। तो आप बस पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका ये जो टाइम है कभी वापस नहीं लौट के आएगा, बहुत कीमती समय, इसकी वैल्यू करिए। टाइम कभी वापस लौट के नहीं आता, और जब टाइम चाहिए होता है फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। बस मेहनत करते रखिए और याद रखिए, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। आई होप तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। तब तक के लिए जय हिंद।